Hello students, I am Mohit Gupta, CSIR Net Life Science JRF qualified. Welcomes to our Rohambus education classes. As you know that we are here for preparation of technical assistant vacancy in पंजाब स्टेट, जिसके अंदर हम क्या जियोलॉजी का सिलेबस को कवर करेंगे। जियोलॉजी के सिलेबस के अंदर आपके बायोमोलिक्यूल है, बायोमोलिक्यूल मेटाबॉलिज्म है, जेनेटिक्स है, इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, क्लासिफिकेशन है, कंपैरेटिव एनाटॉमी है, पेस्ट मैनेजमेंट है, एनिमल बिहेवियर है। इन सब के बारे में हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम देखें सिलेबस को या फिर इन टॉपिक्स के नेम के बारे में पढ़ें तो आपको पता है कि क्लासिफिकेशन ही है जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, लेकिन हमने सिर्फ टू द पॉइंट बात करनी है। हम स्पेसिफिक एरिया को कवर करते हुए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके लिए वो चीज़ें प्रोवाइड करवाएंगे आपको जो आपको क्या क्वेश्चन पेपर के लिए ज़रूरी हैं, और उन्हीं में से ही आपको अपने क्वेश्चन पेपर में से क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपको इनसे ऊपर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हम आपको पढ़ाएंगे इससे ऊपर आपको पढ़ने की कोई सी भी चीज़ में ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि जितना आपको पढ़ाया जाए, याद करने की जिम्मेवारी आपकी है। इतना आपको याद करना पड़ेगा, टू द पॉइंट, टिप्स पे होनी चाहिए चीज़ें, एक एक चीज़ आपको टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप अपना जो एग्ज़ाम है वो क्या है क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हम पर्टिकुलरली टॉपिक्स को डिटेल के अंदर स्टडी करने से पहले थोड़ा थोड़ा अगर देख लें कि इनके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिर हमारे लिए स्टार्ट करना इजी हो जाएगा। छोड़े हुए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल कॉलेजेस के अंदर इतना ढंग से पढ़ते नहीं हैं। उन्होंने तो नाम भी पहली बार सुने होते हैं, फिर वो कहते हैं कि हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो थोड़ा सा ध्यान से स्टार्ट करते हैं हम। जैसे हम बायोमोलिक्यूल की बात करें तो बायोमोलिक्यूल के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बायोमोलिक्यूल हमें कैसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जिसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं या फिर बायो एनर्जेटिक बोल देते हैं। कैसे ग्लूकोज का कंजप्शन होता है, कैसे इन मॉलिक्यूल का कंजप्शन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है, कैसे स्टेप वाइज प्रोसेस होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड आपके 3 टॉपिक हैं। 2 टॉपिक हमारे पास बायोमोलिक्यूल और मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है, तीसरा टॉपिक हमारे पास टेक्निक से रिलेटेड है। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी टेक्निक यूज़ होती हैं उसको हम पढ़ेंगे। इसके अलावा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के अंदर हम एनिमल किंगडम को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोटोजोआ से लेके टिल कॉर्डेटा तक कौन कौन से फाइलम हैं, कौन कौन सी क्लासेस हैं, कौन कौन से एनिमल्स जो हैं कौन कौन से फाइलम के अंदर मिलते हैं, क्या उनके स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, इन सब को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। फिर हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपके प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें हम मेंडल है, मेंडल्स लॉ है, सेक्स लिंकेज है, क्रॉसिंग ओवर है, म्यूटेशन है, इसको हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। इसके बाद हम एवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। एवोल्यूशन के अंदर लेमार्क थ्योरी है, डार्विन्स थ्योरी है, होग्यो डिवरीज थ्योरी है, स्पीशिएशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, ह्यूमन एवोल्यूशन है, हॉर्स एवोल्यूशन है। इन सब को डिटेल के अंदर कवर करेंगे। इकोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से टाइप की इकोलॉजी है, पॉपुलेशन इकोलॉजी है, एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। पेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम मैनेजमेंट कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल का। और इसके अलावा हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, कैसे हम जीन्स के अंदर चेंजेस ला सकते हैं और उसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो इन सब को हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, और उसी पर्पज़ से पढ़ेंगे जो क्या हो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, हमें क्वेश्चन मिले उनमें से। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली क्लास बायोमोलिक्यूल से। और बायोमोलिक्यूल के अंदर भी हम क्या पढ़ते हैं, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंजाइम्स के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज़ याद रखना कि एंजाइम्स क्या होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाता है
तो एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स पर्टिकुलरली वो मॉलिक्यूल हैं, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो किसी लिविंग सेल से रिलीज होते हैं। लिविंग सेल के अंदर भी हो सकते हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन लिविंग सेल से ही रिलीज होंगे और किसी ना किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को वो क्या करेंगे? इफेक्ट करेंगे। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? हम एंजाइम्स बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे वर्ड यूज किया कि एंजाइम्स क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो बहुत बड़ी क्लास हो गई। तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीनिशियस नेचर के होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि एंजाइम्स किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। ठीक है, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम करता क्या है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन अक्कर कैसे होती है, फिर हम आगे चलेंगे। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे बायोकेमिकल रिएक्शन है, चाहे वो एक केमिकल रिएक्शन है, कोई भी चाहे एक रिएक्शन है, वो कैसे अक्कर होती है? सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल आपस के अंदर इंटरेक्ट करके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यही होता है बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर। तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुए, इनके पास कुछ ना कुछ तो ऐसी एनर्जी होती है जो क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है इनके कन्वर्जन के लिए। तो उस एनर्जी को हम अब क्या बोलते हैं? हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो हम ये बोल सकते हैं, ये सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर कन्वर्जन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है जैसे ही सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर पहुंचते हैं, जो कि हाईली अनस्टेबल स्टेज होती है, इमीडिएटली वहां से क्या हो जाता है? ब्रेकअप हो जाता है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल का और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इनके बीच की जो डिफरेंस होती है एनर्जी लेवल का, उसको हम क्या बोलते हैं? हम एक्टिवेशन एनर्जी, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो एंजाइम के मॉलिक्यूल एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर करते क्या है? एंजाइम्स जब भी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो वो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बीच के अंदर होने वाली कोलिजन उनको बढ़ा देते हैं, टक्करों को बढ़ा देते हैं। जब सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन बढ़ेगी तो उनसे एनर्जी रिलीज होगी, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा? एडिशन होता रहेगा, और एक जो हमें एनर्जी की नीड थी एक्टिवेशन एनर्जी की, वो हमें इजीली प्रोवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिवेशन एनर्जी के लेवल को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं? वो हमने देखा कि उनके बीच में होने वाली टक्करों को बढ़ाकर। हालांकि इसका कोई ऑथेंटिकेशन अभी तक मिला नहीं है कि ये कैसे टक्करें बढ़ाते हैं। हमने ये तो पढ़ लिया कि टक्करें बढ़ा दी, कोलिजन्स बढ़ा दिए उनके बीच में, लेकिन कैसे बढ़ाए ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। तो आपने सिर्फ यही याद रखना है कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जो एंजाइम करते गए हैं, एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको देख लेते हैं थियोरेटिकली कि एंजाइम्स क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो क्या होते हैं? मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होते हैं। इनको हम रेगुलेटरी सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, और स्मॉल अमाउंट के अंदर हमें यहाँ पे इनकी नीड होती है। तो हाउ एंजाइम स्पीड अप रिएक्शन, जो हमने अभी पढ़ा कि वो क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। जैसे ये है, विच फेवर देयर क्लीशन इन द मोस्ट सुटेबल डायरेक्शन एंड लोकेशन फॉर द रिएक्शन टू अक्कर। द इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क इन द सेम मैनर। वो हम देखेंगे कि एंजाइम्स और कैटालिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि एंजाइम्स किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर करते क्या हैं। नेक्स्ट है
इन एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है। बेसिकली एंजाइम्स जो होते हैं किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर जब भी यूज में लाए जाते हैं वो रिएक्शंस कैसी होती हैं, वो रिवर्सिबल होती हैं, ठीक है, मोस्टली रिवर्सिबल होती हैं। एंजाइम्स कंट्रोल रिएक्शन कैसी होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। और ये पॉइंट जरूर याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एंजाइम्स क्या करते हैं, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन की रेट को इफेक्ट करते हैं, डायरेक्शन को इफेक्ट नहीं करते। उनको कोई मतलब नहीं है कि सबस्टेट से प्रोडक्ट जा रहा है या प्रोडक्ट से सबस्टेट की फॉर्मेशन हो रही है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको अफेक्ट करेंगे, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को वो क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, ठीक है। एग्जांपल है लाइपेज, हमें एग्जांपल से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ आपके समझाने के पर्पज से है कि लाइपेज एंजाइम जो है वो क्या करता है, कैटलाइज करता है फैट को किसके अंदर, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल के अंदर, एज वेल एज सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल इनटू फैट। मतलब दोनों जो रिएक्शंस होती हैं वो उनके लिए लाइपेज एंजाइम जो होता है वो नेसेसरी है या रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद नेक्स्ट है हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का क्या मतलब है, मोस्टली जो एंजाइम जो होते हैं उनका हाई टर्नओवर नंबर होता है। अब टर्नओवर नंबर क्या होता है, आपने सुना होगा कि कंपनी का टर्नओवर इतना है, कहने का मतलब उसके काम करने की कैपेसिटी, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन कंपनी करेगी उतनी ज़्यादा वो ग्रोथ करेगी। तो ऐसे ही एंजाइम्स का क्या होते हैं, टर्नओवर नंबर होते हैं। टर्नओवर नंबर आप ये कह सकते हो कि एंजाइम की कैपेसिटी वर्क करने की, तो मैक्सिमम होगी तभी हम उसको यूज करेंगे। तो आप इसके अंदर मैक्सिमम याद रख लेना कि कौन सा एंजाइम होता है जिसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है, कैटलेज की, ठीक है। कैटलेज जो एंजाइम है फ्रॉम कैटल लीवर के अंदर मिलता है, जो डिकम्पोज कर सकता है कितने मॉलिक्यूल को, 50 लाख मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वाटर के अंदर और हाइड्रोजन के अंदर तोड़ सकता है विद इन 1 मिनट के अंदर, ठीक है, विद इन 1 मिनट के अंदर। और इसका कैटलेज का टर्नओवर नंबर कितना है, 50 लाख एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो कि आरबीसी के अंदर मिलने वाला एंजाइम है उसका 36 मिलियन है। द हायर द टर्नओवर नंबर द मोर एफिशिएंट द नंबर इज। जितना ज्यादा टर्नओवर नंबर उतनी ज्यादा कैपेसिटी, उतना ज्यादा क्या होगा, एंजाइम बढ़िया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर सेंसिटिविटी। टेम्परेचर सेंसिटिविटी जैसे मान लो हमने अभी देखा था कि जो एंजाइम्स बने होते हैं किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और प्रोटीन हमें पता है क्या है, एमाइनो एसिड का पॉलीमर है, एमाइनो एसिड का पॉलीमर है कौन, प्रोटीन। और प्रोटीन से क्या बने हैं, एंजाइम बने हैं। अब एमाइनो एसिड से प्रोटीन बनने के लिए इनके बीच में क्या होगी, बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो मान लो आप इस बॉन्ड की क्या होगी, स्टेबिलिटी होगी एक, कि यहां तक स्टेबल है। जैसे मान लो कोई भी एक चीज है, चाहे दीवार है, आप किसी चीज की भी क्या है, एक लिमिट है कि यहां तक उसकी हद है, यहां तक उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं। तो बॉन्ड की मान लो कोई भी ये 10 कैलोरी एनर्जी है, अगर मान लो आपने इसको 11 कैलोरी एनर्जी देनी चाहिए तो ये क्या गेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे आप एंजाइम को डाल के बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर तो क्या होगा, एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि उनके अंदर कलीजन बढ़ेंगे। कलीजन बढ़ेंगे तो क्या होगा, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को वो इमीडिएटली बाइंड करेगा और इमीडिएटली रिएक्शन को अकर करवाएगा। लेकिन एक लिमिट के बाद जब ये बॉन्ड ब्रेक होने लग जाएंगे फिर प्रोटीन क्या हो जाएगी, डीनेचर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बिगड़ गई। अमाइनो एसिड अगर डीनेचर हो गए तो प्रोटीन भी डीनेचर हो जाएगी, प्रोटीन डीनेचर हो गए तो एंजाइम की एक्टिविटी भी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगी। कहने का मतलब हम इसके बीच में ग्राफ खींचे तो हमारे पास कैसा ग्राफ मिलेगा, इस टाइप का ग्राफ मिलेगा कि एक बार तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ वेलोसिटी के अंदर, लेकिन एक मैक्सिमम रेंज तक जाके उसके बाद अगर आपने फिर भी टेम्परेचर बढ़ाना जारी रखा तो फिर क्या होगा, डिक्लाइन आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं। आप नॉर्मल भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि जैसे मान लो सर्दियों के अंदर हमारे जो मिल्क है वो कर्ड के अंदर जो है मुश्किल से कन्वर्ट होता है। क्यों, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वहां पे उस टेम्परेचर के लिए सूटेबल नहीं होती। पीएच सेंसिटिव,
तो हमें ये चीज़ पता है बहुत से ऐसे एंजाइम्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, कुछ बेसिक नेचर के होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं। तो पीएच सेंसिटिव, जैसे मान लो स्टमक है, स्टमक के अंदर आपको पता है कि HCl एंजाइम HCl मिलता है, मतलब एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है। तो वहाँ पे जो एंजाइम रोल प्ले करेंगे उनके लिए एसिडिक नेचर होनी चाहिए। अगर मान लो उन एंजाइमों को उठा के आपने बेसिक नेचर के अंदर रख दिया और वहाँ पे आपने उनके सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो क्या ऐसा पॉसिबल होगा? तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने उनको बेसिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवा दिया। ठीक है, तो पीएच सेंसिटिव होते हैं ये। अभी हमने पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। तो स्टार्टिंग के अंदर तो यही माना जाता था कि सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक्सेप्शन केस है राइबोजाइम। राइबोजाइम उस टाइप के एंजाइम हैं जो किसके बने हुए होते हैं, आरएनए मॉलिक्यूल के बने होते हैं। और थॉमस शेक जो साइंटिस्ट है 1980 के अंदर इस चीज़ को डिस्क्राइब किया था, और उन्होंने बताया था कि सभी के सभी जो एंजाइम है प्रोटीन के बने हुए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जो आरएनए मॉलिक्यूल के बने हुए होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दो इसके लिए हाइपोथेसिस दी गई थी। एक को बोलते हैं हम लॉग की हाइपोथेसिस और दूसरे को बोलते हैं हम इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस। तो लॉग की हाइपोथेसिस जो थी एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी 1894 के अंदर, और दूसरी जो थी वो कोशलैंड के द्वारा दी गई थी इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस 1959 के अंदर। क्या था इन थ्योरी का मॉडल, हम देखते हैं अभी। तो लॉग की हाइपोथेसिस तो क्या कहती है, लॉग की हाइपोथेसिस ये कहती है कि एक एंजाइम होता है जिसकी एक स्पेसिफिक साइट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हम एक्टिव साइट, और एक साइट होती है जिसको हम बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल साइट। ऐसे एक सबस्ट्रेट होता है जिसकी साइट को हम क्या बोलते हैं, हम रिएक्टिव साइट। तो लॉग की हाइपोथेसिस जो कि एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी, वो ये कहती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट ये एक दूसरे के कॉम्बिनेशन के लिए बने हुए होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि एक स्पेसिफिक लॉक जो है वो एक स्पेसिफिक की से ही खुलता है, ऐसे ही एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट एक दूसरे के सिमिलर होती हैं, एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक एंजाइम स्पेसिफिक टाइप के सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड हो सकता है, अदरवाइज वो बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये लॉग की हाइपोथेसिस थी। और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस इसके थोड़ा सा डिफर हो जाती है। इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस वो ये कहती है कि हाँ ये बात सही है कि एक्टिव साइट भी होती है और रिएक्टिव साइट भी होती है, लेकिन स्टार्टिंग के अंदर ये दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हों ये कोई ज़रूरी नहीं है। कहने का मतलब ये है कि मान लो एंजाइम की एक्टिव साइट ऐसी थी और सबस्ट्रेट की यूं थी, लेकिन जैसे ये दोनों एंजाइम मॉलिक्यूल और सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल पास पास आते हैं तो इनके अंदर कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं, और सबस्ट्रेट की जो रिएक्टिव साइट होती है वो कैसे चेंज हो जाती है, एंजाइम की रिएक्टिव साइट एंजाइम की एक्टिव साइट की तरह चेंज हो जाती है। इंड्यूस फिट नाम से पता लग रहा है कि इनके बीच में क्या होता है, इंडक्शन होता है। ठीक है, ये इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस के बारे में था। लॉग की हाइपोथेसिस क्या कहती है, ठीक है, और इंड्यूस फिट हाइपोथेसिस जो कि कोशलैंड के द्वारा दी गई थी 1959 के अंदर, जिसके अंदर क्या है, ये दोनों जो साइट होती हैं वो स्टार्टिंग के अंदर एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक नहीं होती बल्कि बाद में इंड्यूस की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आइसोजाइम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइसोजाइम। आइसोजाइम क्या होते हैं,
एक स्पेसिफिक टाइप के एंजाइम्स की फॉर्म होती है जिनके अंदर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, स्लाइटली डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होती है उनकी, लेकिन रिएक्शन वो क्या करते हैं, सेम अफेक्ट करते हैं, सिमिलर कैटालिटिक फंक्शन है उनका। मतलब जैसे मान लो लाइपेज हमने पढ़ा, लाइपेज फैटी एसिड के ऊपर तो वर्क कर रहा है, ऐसी लैक्टिक की एक दूसरी फॉर्म होगी, वो वर्क तो फैटी एसिड के ऊपर ही करेगी, लेकिन उसके अंदर क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा, अमाइनो एसिड का अरेंजमेंट अलग होगा, नंबर अलग होंगे, ऐसे। ठीक है, जैसे हमने पास एग्जांपल है लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज, जो क्या करता है, पायरुवेट को लैक्टेट के अंदर चेंज करता है, जिसकी क्या मिलती है, 5 फॉर्म मिलती हैं, जो चेंज तो पायरुवेट को लैक्टेट के अंदर ही करती हैं, लेकिन इनके अंदर क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज है, इसके 4 आइसोएंजाइम मिलते हैं। ऐसे एग्जांपल आपको याद रखने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर क्या होते हैं, एपोएंजाइम क्या है, ठीक है, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, प्रोटीन से क्या बने, एंजाइम बने, लेकिन कुछ ऐसे एंजाइम भी हैं जिनको अपनी एक्टिविटी के लिए नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। नॉन प्रोटीन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो प्रोटीन नेचर के नहीं होते हैं, लेकिन एंजाइम की फॉर्मेशन के लिए उसको इनकी रिक्वायरमेंट है। मतलब ये दोनों मिलके किसकी फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम की फॉर्मेशन करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम के वर्क के लिए नेसेसरी है। अगर हम फंक्शन की बात करें कि कोफैक्टर पर्टिकुलरली फंक्शन क्या करता है, तो कोफैक्टर किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी की लेवल को कम करने का काम करता है, और दूसरा काम इसका कैरियर का काम होता है, मॉलिक्यूल को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, कैरियर के रूप में वर्क करता है कोफैक्टर। अब हम देखें, हमारे पास 3 तरह के होते हैं, मेटल आयन के रूप में भी हो सकते हैं, कोएंजाइम की फॉर्म में भी हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं। मेटल आयन की फॉर्म में हमें पता है, सिंपल मेटल आयन, जैसे हम इनोलेज बोलें, इनोलेज के लिए हमारे पास क्या चाहिए, जिंक चाहिए, काइनेज एंजाइम के लिए मैग्नीशियम चाहिए। ठीक है, ऐसे एंजाइम। कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप सिमिलर होते हैं थोड़े से, बस इनके अंदर एक डिफरेंस मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोनों, लेकिन कोएंजाइम तो क्या होते हैं, इजीली सेपरेबल होते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होते हैं वो नॉन सेपरेबल होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते है ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड ही। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो आपको याद क्या रखना है, कोफैक्टर क्या है, उनके फंक्शन क्या हैं, कौन कौन से होते हैं। अब अगर हम एपोएंजाइम की बात करें, तो एपोएंजाइम तो क्या होता है, वो एंजाइम है जो क्या हो, कोफैक्टर के प्रेजेंस के अंदर ही वर्क करे। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे एंजाइम से, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन वाले पार्ट से अगर हम नॉन प्रोटीन वाला पार्ट हटा दें तो उसको बोलते हैं हम एपोएंजाइम। ठीक है, दोनों को मिला देंगे तो हम उसको बोलेंगे हम होलो एंजाइम। जैसे में कोफैक्टर में भी सिंपल मेटल आयन के फॉर्म में भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकते हैं, नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कोफैक्टर टाइटली बाउंड एंड नॉन डिसोसिएबल, उसको हम बोलेंगे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप, और जो इजीली सेपरेबल हो जाए उसको बोलेंगे हम कोएंजाइम। ठीक है, और एपोएंजाइम के बारे में, ए वर्किंग कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोफैक्टर, उसको तो बोला हमने होलो एंजाइम। अगर इसमें से आप रिलीज कर दोगे कोफैक्टर को तो वो क्या हो जाएगा, एपोएंजाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वाली।
एंजाइम कंसंट्रेशन को भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होते हैं, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो इस रिएक्शन के अंदर आप क्या करोगे, एंजाइम के मॉलिक्यूल डालना शुरू करोगे। जैसे जैसे एंजाइम के मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट की रिएक्टिव साइट के साथ बाइंड होते रहेंगे, उनको वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते रहेंगे। मतलब उनकी कैपेसिटी क्या होगी, बढ़ती रहेगी, और बायोकेमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी भी क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और एक टाइम पीरियड ऐसा आएगा जब दोनों की नंबर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद जब एंजाइम की एक्टिविटी को अगर आप बढ़ाना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब अगर हम मान लो इनके बीच में ग्राफ खींचे तो हमारे पास ग्राफ कैसा आएगा, स्टार्टिंग के अंदर तो इंक्रीज, बाद में स्टेबल कांस्टेंट हो जाएगा। ये ध्यान रखना। कांस्टेंट है ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की है। कंसेप्ट सिमिलर है कि हमारे पास स्टार्टिंग के अंदर एंजाइम के मॉलिक्यूल ज़्यादा थे, सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कम थे। जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, वेलोसिटी के अंदर हमें चेंज देखने को मिलेगा। स्टार्टिंग के अंदर क्या होगी, वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी, और बाद में जब इन दोनों के नंबर इक्वल हो गए उसके बाद कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बस इसमें आपने दो चीज़ें याद रखनी है। क्या, एक तो स्टार्टिंग के अंदर अगर मान लो लो कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की, तो उस कंडीशन के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन 1 डिग्री भी हो सकती है, 2 डिग्री भी हो सकती है, क्योंकि एक सबस्ट्रेट भी हो सकता है, दो सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं। जब हाई कंसंट्रेशन हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर क्या होती है, 0 डिग्री होती है, क्योंकि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर वेलोसिटी क्या हो रही है, डिपेंड ही नहीं कर रही है, कांस्टेंट हो गई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत से एग्जाम के अंदर पूछी गई है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है, इस चीज को डिस्क्राइब किया था माइकेलिस मेंटन इक्वेशन ने। आपने यहां पे माइकेलिस मेंटन इक्वेशन याद रखनी है। माइकेलिस मेंटन इक्वेशन क्या है हमारे पास, V इक्वल टू वी मैक्सिमम, S यहाँ पे किसको डिनोट करता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, Km यहाँ पे किसको डिनोट करता है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट को। माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट, S यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन किसकी, सबस्ट्रेट की, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, और V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बायोकेमिकल रिएक्शन वेलोसिटी। ठीक है, इससे रिलेटेड एक चीज पूछी जाती है, हालांकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन अगर हम मान लो इनके बीच के अंदर थोड़ा सा कॉम्बिनेशन देखते हैं कि मान लिया जाए रिएक्शन जो है वो V मैक्सिमम हाफ हो गई है, मतलब V/2 के ऊपर आ गई है, तो इसको हम Km से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, Km से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने अभी बोला कि क्या है, माइकेलिस मेंटन कांस्टेंट है। आप इस इक्वेशन से इस चीज को सॉल्व भी कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, V मैक्सिमम हाफ है, Vm/2, Vm कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, Vm Km 2 तो हमारे पास क्या आ गया, Km किसके इक्वल हो गया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के।
जिसको हम किसके इक्वल मानते हैं, माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल मानते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये आपसे कुछ भी बोल सकता है कि वी मैक्सिमम को आपने क्या मानना है, वी इनिशियल को हमने क्या मानना है, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ठीक है, माइकलिस मेंटन इक्वेशन क्या कहती है कि एक बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर वेलोसिटी और सबस्टेट की कंसंट्रेशन के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, इससे रिलेटेड ग्राफ भी होते हैं, लीनियर बर्ग प्लॉट बनता है, हमने उतना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है कि वहाँ पे फिर सबस्टेट का कंसंट्रेशन है, केम है, स्लोप है, उसके लिए अलग तरह के हमारे पास ग्राफ बनते हैं, वो इस टाइप का ग्राफ बनता है। ये भी सेम, यहाँ पे हम कंसंट्रेशन को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे 1/km को इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे 1/vm को इंक्लूड करते हैं, यहाँ सबस्टेट की कंसंट्रेशन को इंक्लूड करते हैं। फिर ये हमारे पास स्लोप शो होती है, लीनियर बर्ग प्लॉट बोलते हैं इसको हम। ये पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट या एमएससी नेट के अंदर जो आता है वहाँ पे आता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। बायोकेमिकल के अंदर हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था क्या, एंजाइम्स। तो इस क्लास के अंदर हमने अब क्या पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, किसके बने हुए होते हैं, एंजाइम्स करते क्या हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के अंदर, कौन कौन सी हाइपोथेसिस है इनकी रिएक्शन को समझाने के लिए। फिर हमने क्या पढ़ा कि एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे इफेक्ट करते हैं, कि एंजाइम की कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करती है, सबस्टेट की कंसंट्रेशन इफेक्ट कैसे करती है, पीएच कैसे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है। ठीक है, अगर हम मान लो आपसे कोई पूछ ले कि एंजाइम और कैटालिस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम चीज़ है। कैटालिस्ट जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं, जो एंजाइम है वो बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं। तो उनके बीच में डिफरेंस क्या है, आप ये कह सकते हो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर लिविंग इन्वायरमेंट मिलना जरूरी है। दूसरा, जो एंजाइम्स होते हैं वो पीएच से सेंसिटिव होते हैं। तीसरा, इनका मोलिकुलर वेट जो होता है वो एंजाइम्स का ज्यादा होता है। लेकिन जो कैटलिस्ट होते हैं वो पीएच से सेंसिटिव नहीं होते और उनका जो मोलिकुलर वेट होता है वो भी कम होता है एज कंपेयर टू एंजाइम्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, हम इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि एक पर्टिकुलरली एंजाइम्स को इनहिबिशन करने वाले कौन कौन से इनहिबिटर्स होते हैं, रिवर्सिबल टाइप के कौन से होते हैं, इरिवर्सिबल टाइप के कौन से होते हैं। रिवर्सिबल के अंदर हम कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव के बारे में पढ़ेंगे, इनके कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, एंजाइम्स का नोमेनक्लेचर कैसे दिया गया, एंजाइम्स का क्लासिफिकेशन क्या है। और उसके बाद हम फर्दर बायोमोलिक्यूल के नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर हम चलेंगे, जिसके अंदर हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी भी आती रहेगी। तो आप ध्यान से पढ़ते रहें, सुनते रहें, कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है वो हमसे पूछ सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, हम सिर्फ टू द पॉइंट बात करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्पस के लिए ज़रूरी है। आपको इनमें से ही पढ़ना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आप इतना पढ़ें, फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, जहाँ पे हम इससे आगे की ओर पढ़ेंगे, इनहिबिटर्स ऑफ एंजाइम्स और विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।